आया है कि अमेरिका ने, देखो एवर सिंस ट्रम्प हैज़ कम, है ना, तो ट्रम्प हैज़ बीन टॉकिंग अबाउट वॉर्स. व्हाट इज टैरिफ? टैरिफ मीन्स अ सॉर्ट ऑफ टैक्स. तो यूएस, डोनाल्ड ट्रम्प ऐसा बोलते हैं यूएस को बहुत ज़्यादा लॉस होता है सर्टेन प्रोविजन ऑफ डब्ल्यूटीओ. तभी तो आप देखोगे कि डब्ल्यूटीओ से भी निकलने की बात कर रहे हैं, राइट. यूएस नाउ वांट्स मोर इक्विटेबल ट्रेड अकॉर्डिंग टू देम, और इसीलिए इट इज़ इम्पोजिंग टैरिफ्स ऑन डिफरेंट कंट्रीज. नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट अबाउट इंडिया? तो इंडिया ने क्या किया है? इंडिया बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है, और इंडिया ने अपने एंड से एक अग्रीमेंट बना के ऑलरेडी किसको दे दिया? यूएस को. तो नाउ यूएस थिंक टैंक विल गो एक कि अगर वो इस चीज़ में कंपैटिबल है या नहीं. उसके बाद इंडिया विल डिसाइड अपॉन इंडिया. अभी इस चीज़ में एक याद रखो कि इंडिया हैज़ अ ट्रेड सरप्लस विद. व्हेन आई से ट्रेड सरप्लस, का मतलब है जितना माल इंडिया यूएस को बेचता है ना, यूएस उतना माल हमें नहीं बेच पाता. विच मीन्स, लेट्स से इफ इंडिया इज डूइंग एबल टू सेंड एक्सपोर्ट्स ऑफ ₹100 टू यूएस, यूएस इज जस्ट एबल टू सेंड एक्सपोर्ट, राइट. सो इंडिया के फेवर में है ट्रेड यूएस के साथ. अभी कंट्रीज लाइक जापान, कजाकिस्तान, साउथ कोरिया, मलेशिया के लिए टैरिफ्स बताए गए हैं. तो ये जो टैरिफ्स लगाए थे ना डोनाल्ड ट्रंप ने, ये 2 अप्रैल से लगने थे, है ना, बट 90 डेज का टाइम दिया गया था. 90 डेज आर अबाउट टू गेट completed. दिस इज कमिंग इनटू फोर, राइट. इंडिया का स्टांस मैंने आपको बता दिया. कुछ भी डेवलप होगा तो वील गो थ्रू. बाकी आई ट्राई टू कवर अ वन शॉट लेक्चर अबाउट द टैरिफ वॉर, है ना, जो यूएस हैज़ बीन. बट देखते हैं कुछ डेवलप हो जाने के बाद वील डू एग्जाम्स. चलो, सो दैट इज दैट. वेलकम टू वाटर डे. डे इज 9th ऑफ July, राइट. So our first news article is about Dr. Shyama Prasad Mukherjee. Just remember a few things about him. देखो, he is the advocate, lawyer थे. Since went to Britain, was a barrister, right? He was very much active into politics. बात से he was very much active, right? Because अगर आप देखोगे he was born in 1901, है ना, in Bengal, and by 1934 he was the youngest vice chancellor of Bengal University, and he felt like he was a staunch supporter of Hinduism. क्योंकि जो नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था 1950, नेहरू लियाकत पैक्ट को भी अपोज किया था, अपोज्ड इट. ऑल्सो वी हैव टू रिमेंबर दैट ही अपोज द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑल्सो. ही सेड कि इससे इंडिया में ना इंटरनल डिस्टर्बेंस बढ़ जाएंगे. तो ही वॉज नेवर अ सपोर्टर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट ऑल्सो. ऑल्सो ही अपोज्ड द आर्टिकल 360 370 which gave special status to Kashmir, जम्मू एंड कश्मीर. स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर. इनका ये कहना था एक ही देश में ऐसे दो कॉन्स्टिट्यूएंसी जिनके खुद के डिफरेंट फ्लैग्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशन. बिकॉज एवरीवन नोज बिफोर एब्रोगेशन ऑफ Kashmir had its own flag, had its own constitution. So he was a very staunch supporter of abrogating Article 370. He never wanted it to happen. इसीलिए ऐसा बोलते भी हैं कि बहुत सस्पिशियस सिचुएशंस में इनकी डेथ हो गई थी. ही वाज गोइंग टू दिल्ली बाय सम ट्रेन, और पुलिस ने उनको बीच में उठा लिया. उसके बाद बता दिया गया कि इनको कुछ हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक से, कार्डियक अरेस्ट से. या दैट, जस्ट रिमेंबर ही वाज बोर्न इन 1901. लॉ किया हुआ था, है ना. रिमेंबर दिस. बंगवानी नाम का जर्नल. अच्छा, ये न्यूज़ क्यों पढ़ा रहे हैं? न्यूज़ इसलिए पढ़ा रहे हैं, कल ना इनका 124th एनिवर्सरी था. तो आर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेड स्पेशल ट्रिब्यूट. अच्छा, ये जब 370 आया था ना, इसी इसी के विरोध में, गोइंग अगेंस्ट इट, ही रिजाइंड फ्रॉम द कैबिनेट. अच्छा, उस टाइम पे नेहरू जी की कैबिनेट थी. कैबिनेट मतलब एग्जीक्यूटिव. देयर आर 3 organs ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव. सरकार बनाता है, वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है. कैबिनेट के पार्ट थे. ही वॉज मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री, एंड बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370 ही रिजाइंड. और जब इन्होंने रिजाइन किया, तो इन्होंने अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी 1951 में. 1950 में ही रिजाइंड. 1951 में ही मेड हिज ओन पॉलिटिकल पार्टी बाय द नेम भारतीय जनसंघ. बीजेएस, भारतीय जनसंघ का ही पॉलिटिकल आप देखते हो बीजेपी के फॉर्म में. तो इन अ वे ही इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ बीजेपी, है ना. ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ हिंदू महासभा. You can go through it. Everything important I have already explained it to you. You can download the
or let's say the PDF from a Telegram or through our app. Go through it once. He was, acha, one more important thing. He was also the member of Constituent Assembly. When I say Constituent Assembly, the body that was formed to form the Constitution of India. That is why India has a written constitution, because there was a specific Constituent Assembly that sat, right? It took them 2 years, 11 months and 18 days to frame the Indian Constitution, right? Specifically, writing of Constitution was given to drafting committee, which was headed by B.R. Ambedkar ji, right? Also, the Constituent Assembly had two functions. One was the constitution making part. So whenever they were framing the constitution, it was Mr. Rajendra Prasad who used to head it. Whenever the Constituent Assembly was performing its function of law making as a legislative body of India, Mr. G.V. Mavlankar used to head it in the form of first speaker of India, right? For all of these facts, very important for your examination. चलो, that is that. एक बारी पढ़ लेंगे, मोटा मोटा बात वही है. Now coming on to the next topic, which is nomination based golden visa. So everyone understands what a visa and passport is. देखिए, जब आप अपने देश छोड़ के जाते हैं, जब आप अपनी सरकार से परमिशन लेते हैं, तो आप क्या मांगते हो? पासपोर्ट, कि मुझे बाहर जाने दो, लेट मी पास द पोर्ट. और जिस भी कंट्री जाते हो, उस कंट्री को वहां पे रहने का कुछ रेंटल दोगे. आप कहीं भी रहोगे तो कुछ रेंटल दोगे, है ना? कुछ प्रूफ चेक कराओगे. इसीलिए इसी नाम पे जिस कंट्री आप जा रहे होते हो वो इशू करता है वीजा. वीजा कैन हैव डिफरेंट फॉर्म्स. देयर इज समथिंग कॉल्ड अराइवल आल्सो, जिनसे हमारे अच्छे वहाँ में वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है. अभी यूएई ने क्या किया है कि यूएई का गोल्डन वीजा चलता है, ठीक है, बहुत लोगों ने आपने सुना भी होगा. बट गोल्डन वीजा पाने के लिए, ना गोल्डन वीजा, व्हाट डिड गोल्डन वीजा डू? ये ना कुछ टाइम के लिए आपको रेजिडेंस का राइट दे देते. 5-10 ईयर्स आप रह लो. अच्छा, उसके कुछ कंडीशंस होते थे, जैसे या तो आप एक्सट्रीमली टैलेंटेड हो, फॉर्म का टैलेंट रखते हो साइंस में, है ना, मैथ में, या फिर लेट्स से सम सॉर्ट ऑफ बायोलॉजी, MIAL, कुछ भी, या फिर आप कोई सॉलिड एंटरप्रेन्योर हो who can create jobs there. Also, let's say if you are a investor who is investing more than 2 million dirham, who is investing more than 2 million dirham वहां का करेंसी है, कहाँ का? यूएई का. तो ये कंडीशंस हुआ करती थी गोल्डन वीजा के लिए. अच्छा, परमानेंट भी नहीं था. तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड टू अट्रैक्ट ह्यूमन लेबर, लेट्स से टू अट्रैक्ट गुड ह्यूमन कैपिटल फ्रॉम इंडिया एंड बांग्लादेश. इंडिया और बांग्लादेश से अच्छा ह्यूमन कैपिटल चाहिए. ह्यूमन कैपिटल मतलब जिसके पास स्किल हो, है ना, जो वहाँ पे आके इन्वेस्ट करे, वहाँ पे जॉब्स क्रिएट करे, स्कूलिंग अच्छी होगी, उनकी चीज़ें अच्छी होंगी, देयर एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर विल इंप्रूव. एंड ऑल्सो लेट्स नॉट फॉरगेट द वाइट इकोनॉमी. ऑयल और गैस का मार्केट खत्म होना है, बिकॉज इंडिया हैज सेड दैट इट विल अचीव नेट जीरो by 2070 and India is a huge market, while China has said that it will achieve net zero by 2060 and US will achieve it by 2050. तो पेट्रोल, लेट्स से क्रूड ऑयल का मार्केट तो जाना है नीचे, इसीलिए कंट्री स्विच कर रहे हैं वाइट इकोनॉमी पे, टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, इसीलिए ऐसी स्कीम्स आ रही हैं. अब ये देखो क्या है, नॉमिनेशन बेस्ड गोल्डन वीजा स्कीम ये बोलती है कि यूएई कह रहा है इंडिया और बांग्लादेश का जो अच्छा ह्यूमन कैपिटल है वो अट्रैक्ट करो, कहाँ पे? यूएई में. अब उसके लिए ये बोल रहे हैं कि कुछ भी मत करो, तो मुझे सिर्फ 23 लाख रुपए फीस दे दो. अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो भी 23 लाख देगा वो वहाँ पे गोल्डन वीजा मिल जाएगा. 23 लाख फीस दे दो, इसके बाद ये कुछ बैकग्राउंड चेक करेंगे आपके बारे में. वंस दे फील दैट यू आर अ गुड सिटीजन, समवन हु कैन कॉन्ट्रिब्यूट, दे विल गिव यू अ, एंड दिस वीजा माइंड यू विल गिव यू अ लाइफ टाइम एक्सेस. लाइफ टाइम वहाँ पे रहिए, आपकी फैमिली भी जा सकती है, आप वहाँ पे सर्वेंट्स भी हायर कर सकते हो. You can also establish your own business. Now you can do business there once you have paid this fees of 23 lakh them, right? यही सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं. Still, if you want to go through it, you can download the PDF from the Telegram channel. Description में होगा उसका link. Secondly, what you can do is you can install the app, get those PDFs there, right? थर्ड टॉपिक पे आते हैं. देखो, एक स्कीम आपने सुना होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें आप देखते हो कोई कोर्स ग्रेन है, मतलब मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी टाइप, तो ये 1 रुपये किलो मिलता है ना. इफ़ यू बाय वीट, तो वीट वहाँ पे सरकार 2 रुपये केजी पे देती है. क्या करोगे, मतलब स्कीम है, तो उस स्कीम के तहत 1 रुपये पर केजी पे यू गेट कोर्स ग्रेन, मोटा अनाज. 2 रुपये पर केजी पे यू गेट वीट विच मीन्स गेहूँ, एंड 3 पर केजी गेट राइस मीन्स चावल, राइट. तो सरकार कहती है कि मैं इतना 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 दूंगी. अच्छा, 5% का ही फैमिली होना चाहिए और 5 kg पर पर्सन ही मिलेगा. सो मैक्सिमम यू कैन टेक इज 25 kg ऑफ राशन. पहली चीज है ना. अच्छा, ये सरकार इतना सस्ता बांट क्यों रही है? कि एक कानून आया हुआ है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट,
ऑफ 2013, है ना, 2013 का नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, विच गिव्स अस राइट टू फूड, विच गिव्स अस राइट टू फूड, माइंड यू इट इज अ लीगल राइट, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कांट गो टू द कोर्ट। तो इस कानून से ये बॉडी बनेगी। अच्छा, इस कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए यू नीड ग्रेन्स। अब ये ग्रेन्स कहाँ से आएंगे? तो आपने सुना होगा सरकार एक चीज जारी करती है, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि आओ अपना ग्रेन इतने इतने दाम पे मुझको बेच के जाओ। अच्छा, ये ग्रेन जो खरीदा है इसका प्रोक्योरमेंट होगा, है ना, सरकारी बाबू जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, दे विल गो एंड बाय इट फ्रॉम द मंडी, मंडी मीन एपीएमसी। तो व्हेन दे बाय दीज ग्रेन्स, चावल, गेहूं, ऑल ऑफ दिस, तो यहाँ से अब सरकार ने प्रोक्योर कर लिया, है ना, प्रोक्योर करके सरकार विल डिस्ट्रीब्यूट इट, हाँ, और सरकार विल स्टोर इट ऑल्सो। सारा तो डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं दोगे, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज पीडीएस, प्रोक्योरमेंट, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है कि भाई डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, कौन करेगा, ये राशन शॉप कौन खुलवाएगा, राशन शॉप्स, डिस्ट्रीब्यूशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी, मतलब ये देना किसको है, क्योंकि देखो एक चीज याद रखो, ये स्कीम सारे सिटीजन्स के लिए नहीं है, इट कवर्स ओनली 75% ऑफ आर रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन। हेंस, क्योंकि कुछ ही लोगों को स्कीम का लाभ मिल रहा है, फायदा मिल रहा है, इट इज कॉल्ड एज टारगेटेड प्रोक्योरमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड टारगेटेड पीडीएस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज टीपीडीएस। तो टीपीडीएस, राइट, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब ये जो प्रोक्योरमेंट का काम है, स्टोरेज का काम है, दिस इज डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, पर जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, आइडेंटिफिकेशन का काम है, राशन शॉप किसको देनी है, ये काम है स्टेट गवर्नमेंट्स का। तो बोथ सेंटर एंड स्टेट विल हैव अ रोल है। अब न्यूज़ क्या है, हिमाचल प्रदेश बोल रहा है कि भाई जो मैं राशन बांटता हूँ, उस राशन के लिए आई विल नाउ स्टार्ट यूजिंग फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी। मतलब अब आपको आधार कार्ड नहीं दिखाना, अब आपको ओटीपी जनरेट नहीं कराना। एक चीज और याद रखो, जो आधार है ना, आधार, इट इज अ 12 डिजिट, इट इज अ 12 डिजिट यूनिक नंबर, 12 डिजिट यूनिक नंबर, सबका यूनिक है आधार। आधार इज इशूड बाय यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूआईडीएआई, जो कि बनी है 2016 के कानून से, हेंस इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो नाउ आधार इज ऑल्सो नॉट, आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, ये तो मैंने कल आपको बहुत क्लियरली बताया, आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, हैज रिएटेड दिस मल्टीपल टाइम्स इन मल्टीपल जजमेंट्स। अब एक चीज समझो, तो हिमाचल प्रदेश बोल रहा है कि अब मैं राशन बांटूंगा बट एफआरटी यूज करके, जो भी बेनिफिशियरी है वो आएगा, राशन शॉप पे जो बैठा होगा बंदा, वो क्या करेगा, अपना फोन खोलेगा, फोन खोल के उसका फोटो स्कैन करेगा, एक बार उसका फोटो मैच कर गया आईरिस टेक्नोलॉजी से, तो वो उसको राशन दे दिया जाएगा, है ना। तो इससे लीकेज कम होगा, सही लोगों के पास, मल्टीपल बेनिफिट्स इट विल हैव, राइट। दिस इज द न्यूज, हिमाचल प्रदेश इज गोना डू दिस, इट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंप्लीमेंट आधार बेस्ड एफआरटी। यहाँ तक समझ में आता है, जो मैंने आपको समझाया है वही लिखा हुआ है इस पीडीएफ में, इफ यू वांटेड कैन इंस्टॉल इट, मैं मल्टीपल टाइम्स आपको बता चुका, है ना। चलो रीड इट अगेन। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज नेशनल बायो बैंक। तो देखो ये नेशनल बायो बैंक क्या है, अंडरस्टैंड, गिव मी सेकंड, तो ना यहाँ से समझाते हैं। अब देखो फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है, हर आदमी के डिफरेंट डिफरेंट जीन्स होंगे, है ना, डिफरेंट हमारे सोसाइटी, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, कल्चर जो हम देखते हैं उसके हिसाब से हमारा एक जीनोटाइप बनता है। उस वजह से हमें हमें बहुत सारे, तो सिंस एवरी ह्यूमन इज यूनिक, तो जो डिजीजेस का इम्पैक्ट होगा वो भी कैसा होगा, यूनिक। तो अब इंडियंस के जो डिजीजेस होते हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस लाइक हार्ट अटैक, है ना, या लेट्स से कार्डियक अरेस्ट हो गया, या मेंटल इलनेस ही होगी कुछ, ये जितने भी ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो लाइफस्टाइल डिजीजेस होते हैं, तो उन सब के लिए व्हाट दीज पीपल आर डूइंग इज कि ये ना 10,000 लोगों का एक सैंपल साइज कलेक्ट कर लेंगे और उनके जीन्स को स्टोर कर लेंगे। जीन्स को स्टोर कहाँ करेंगे, बायो बैंक के अंदर। अब ये स्टोर करोगे तभी तो इस पर रिसर्च कर पाओगे, आर एन डी कर पाओगे ना। इसको स्टोर करने के लिए दे मेकिंग अ बायो बैंक, राइट। 10,000 लोगों का पूल होगा, फिर हम उनकी लाइफस्टाइल डिजीजेस को ट्रैक करेंगे कि क्या करने से क्या डिजीज पे असर पड़ता है, उससे क्या होगा, हम टारगेटेड मेडिसिन बना पाएंगे, ऐसी दवाइयाँ बना पाएंगे जो स्पेसिफिकली इंडियंस पे असर डालती हो, टारगेटेड मेडिसिन फॉर इंडियंस। इसी के लिए प्रोजेक्ट है, यू जस्ट रिमेंबर दिस प्रोजेक्ट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, डायबिटीज, लिवर डिजीज, हार्ट डिजीज जैसी प्रॉब्लम जो होती है, के लिए दे मेकिंग दिस। तो इसी के लिए एक बायो बैंक बनाई है जिसमें उन लोगों का सारा डेटा स्टोर होगा, ठीक, समझ में आ रहा है। चलो, नाउ व्हाट डज दिस मीन, ये क्या होता है,
लैटिट्यूड, व्हाट इज, देखो लॉन्गिट्यूडनल डेटा क्या होता है, जब हम डेटा को इस तरीके से स्टोर करें कि भाई आज देख लिया कि मेरे बॉडी में क्या क्या चीज़ें हैं, व्हाट डेफिशिएंसीज है, लेट्स से व्हाट सरप्लस, या मैं कैसा भी हूँ, जो भी हो रहा है वो सारी चीज़ें आज स्टोर कर ली, फिर 3 महीने बाद फिर से मेरी, अगर मुझे कोई सी उन्होंने रखी थी, कई असर देखेंगे मुझ पे, है ना, या लेट्स से कोई सम सॉर्ट ऑफ थेरेपी, दे विल सी द चेंजेस, कुछ टाइम के बाद फिर से वो जो भी चीज़ें डिमांड होंगी फिर कुछ टाइम बाद देखा जाएगा। जब हम इस डेटा को कलेक्ट करते हैं ना, है ना, इस तरीके से डेटाबेस बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल डेटा। टाइम के साथ जो चेंजेस आ रहे हैं हम उन्हें भी ट्रैक करते जा रहे हैं। तो दिस इज गोना बी अ लॉन्गिट्यूडनल डेटा। तो जो 10,000 लोग हैं, धीरे धीरे समझा जाएगा। अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। फ्रांस में एक रिवर है, फ्रांस में देयर इज दिस रिवर कॉल्ड सीन, है ना। तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम लैंग्रेस प्लेट्यू, तो यहाँ पे है ये लैंग्रेस प्लेटू से ये ओरिजिनेट होती हुई यहाँ से जाते 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 अल्टीमेटली कहाँ चली जाती है, इंग्लिश चैनल में। इंग्लिश चैनल डिवाइड्स यूके एंड फ्रांस, राइट। यूके और फ्रांस को डिवाइड करने वाला चैनल क्या है, ये चैनल, इंग्लिश चैनल। तो ये नदी इंग्लिश चैनल में गिर जाती है। हुआ क्या, ये इतनी ज़्यादा पल्यूट हो रही थी, क्योंकि नाउ दिस रिवर हैज़ अ ह्यूज बेसिन ना, ये लगभग ऑलमोस्ट 40-50% ऑफ फ्रांस कवर करता है, 25% एटलीस्ट, तो 80,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऐसे ऐसे इसका बेसिन है, बहुत बड़ा। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ फ्रांस, फ्रांस ये बताना चाहता हूँ मैं। तो 1923 में हुआ क्या ना, इस रिवर को बंद कर दिया था फॉर बेदिंग, या लेट्स से फॉर स्विमिंग। क्यों बंद कर दिया था, बिकॉज दिस वॉज गेटिंग पल्यूटेड इमेंसली, तो इसका पोल्यूशन लेवल बहुत हाई था। अभी फ्रांस गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसका सिंस पोल्यूशन लेवल कम हुआ है, तो फ्रांस गवर्नमेंट अब कर क्या रही है, नाउ इट इज़ अ 777 किलोमीटर लॉन्ग रिवर ना। तो फ्रांस की गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको साफ हो गई है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको वापस वापस खोल दिया है फॉर स्विमिंग एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटी। रीड द न्यूज़, पेरिस रीओपन द रिवर सीन टू पब्लिक स्विमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1923। 100 साल के बाद ये हुआ है, फॉलोइंग अ मैसिव क्लीन अप कैंपेन। 100 साल जब इन्होंने काम किया इस पर, तब जाके नदी साफ हुई है, और नाउ इट इज लाइक एक्सेसिबल टू पब्लिक फॉर स्विमिंग एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आफ्टर 100 लॉन्ग ईयर्स। हमारे यहाँ का लॉन्गेस्ट रिवर इज गंगा, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इज गोदावरी। तो गंगा के लिए भी ऑल्सो वी आर हैविंग सम प्रोजेक्ट्स, नेमली नमामि गंगे। जस्ट रीड अबाउट इट वन, न्यूज़ में विल कवर इट, या करंट अफेयर, दैट इज दैट। अच्छा, इसके बाद एक और आ गया आपका, ये अमरावती क्वांटम वैली डिक्लेरेशन। ये सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग इज अ थिंग, तो जिस यूनिट में वो मेजर की जाती है बोलते हैं क्यूबिट। तो क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई, एमएल, इन सारे फील्ड में इंडिया की गवर्नमेंट प्रोग्रेस करना चाहती है। इंडिया में सबसे ज़्यादा इसमें मेहनत कौन कर रहा है, दैट इज आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में देयर इज अ सिटी कॉल्ड अमरावती विच इज ऑल्सो द कैपिटल। हैदराबाद वेंट टू तेलंगाना। तो अमरावती इज अ ह्यूज आईटी हब, इट्स ग्रोइंग एज अ आईटी हब इंडस्ट्री, तो आईटी हब बन रहा है। उन्होंने क्या किया है, एक क्वांटम वैली डिक्लेरेशन बनाया है, जहाँ पे लाइक दे इन्वेस्ट immensely and make a very feasible and conducive environment so that a lot of R&D can get into quantum technology. Just remember qubits, Andhra Pradesh, or Andhra Pradesh with this capital called Amravati, and also remember that the Quantum Valley Declaration is about. That is it. We'll do the next session tomorrow. Thank you so much.